तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो आपका सेकेंड ईयर का है निमी का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपका ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो रखा था 2024 को। जैसे हमने पार्ट 1, 2, 3 देखा था फर्स्ट ईयर का, तो ये आपका सेकेंड ईयर का है, जिसमें ये पार्ट 1 है और इसमें मशीनिस्ट के लिए है और टोटल क्वेश्चन जो है 75 है। ये आपका यूज़फुल जो होगा, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होगा, ये जितने क्वेश्चंस हैं सो आपका इसरो में हो जाएगा, डीआरडीओ में हो जाएगा, बार्क के लिए हो जाएगा, एनपीसीआईएल के लिए हो जाएगा, और अदर एग्ज़ाम्स जैसे आपके आईटीआईज के भी जो अभी नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होगा, है ना। बाकी आपका इसरो, डीआरडीओ और बार्क, एनपीसीआईएल और भी ऐसे जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स आते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा, है ना। सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है, ये आपका देखो, ये आपका है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 तो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है ना, सीटीए मशीनिस्ट फिटर है, सेकेंड ईयर का है। इसमें आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन थ्योरी के क्वेश्चन है, थ्योरी के हैं, है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है ना। सो ये सारे यूज आते हैं, क्योंकि डीआरडीओ का पेपर दोगे उसमें आपका इंग्लिश भी रहता है ना, मैथ भी रहता है और बाकी सब भी रहते हैं, थ्योरी के भी रहते हैं। इसरो में क्या है, आपका टेक्निकल रहेगा और आपके ड्राइंग का रहेगा, और साथ ही आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन उसका है ना, इंग्लिश का उस पर नहीं रहता है। उसके बाद एनपीसीआईएल जाओगे तो आपका एनपीसीआईएल में भी आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का रहता है। बार्क में भी सेम है, बार्क में भी वही रहता है ना। सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आपका है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, छोटा लग रहा है ना। सो विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर शार्पनिंग ऑफ कटर। सो कटर को शार्प करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए जो होता है टूल एंड कटर ग्राइंडर जो होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको धार देने के लिए, जो शार्प करने के लिए जो होता है टूल एंड कटर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज टू मेक द बेस ऑफ टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। तो टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन जो होता है उसका आधार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। सो जो भी बेस बनाए जाते हैं ना, वो मैक्सिमम जितने भी बेस बनाए जाते हैं किसी भी मशीन्स के, वो आपका ग्रे कास्ट आयरन का होता है। सो ग्रे कास्ट आयरन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें विच पार्ट माउंटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप और बेस इन टूल कटर ग्राइंडर। तो टूल कटर ग्राइंडर में बेस के टॉप पर कौन सा पार्ट सीधे माउंट किया जाता है। सो टूल कटर जो होता है ग्राइंडर, टूल कटर ग्राइंडर जो होता है उसके बेस पे कह रहा है, बेस के टॉप पे, बेस के ऊपर जस्ट को कौन सा माउंट किया रहता है। तो वो आपका सैडल होता है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। ये आपका एक्स पार्ट है, ये एक्स पार्ट का नाम पूछा है, ये क्या है बोल के, है ना। तो ये आपका टूल कटर ग्राइंडर है, इसमें से पूछ रखा है एक्स पार्ट का नाम, ये एक्स क्या है। सो ये जो है आपका, ये देखोगे तो ये आपका जो है ना, ये आपका गेज है ना। सो ये आपका सेंटर गेज है, बाकी सारे भी गेज ही हैं पर ये आपका सेंटर गेज है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा है वेयर इज टूथ रेस्ट फिटेड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। सो टोटल यहाँ क्वेश्चन जो बन रहे हैं अभी, सो ये कटर और ग्राइंडर के लगातार 5 क्वेश्चन। सो इसमें पूरा है टूल और कटर ग्राइंडर के टूथ रेस्ट को कहाँ लगाया जाता है। सो टूल और कटर ग्राइंडर जो होता है उसमें टूथ रेस्ट जो होता है उसको आपका टूथ रेस्ट अटैचमेंट होता है वहीं पे लगाया जाता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विच फॉर शार्पनिंग मीलिंग कटर एंड रीमर। तो मीलिंग कटर और रीमर को शार्प करने के लिए किस आकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंपल पूछा है, जो मीलिंग कटर होता है और रीमर जो होता है उसको शार्प करने के लिए जो होता है वो कौन सा टाइप का जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका उसमें आपका फ्लेयरिंग कप जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका A3 जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग क्या है। सिंपल क्वेश्चन है ये वर्क होल्डिंग डिवाइस का, कि किस लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए और पोजीशन पर रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा कीप द वर्क पीस इन पोजीशन। वर्क पीस को स्थिति में रखने के लिए जो होता है वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जैसे आपका बेंच वाइस हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्विवलिंग मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड विद यूनिवर्सल बेस, यूनिवर्सल वाइस, है ना। यूनिवर्सल वाइस में कितनी संख्या में स्विवल
मूवमेंट प्रदान किया जाता है उसके बारे में पूछा है, तो उसमें 3 तरह का होता है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपका पूछ रखा है विच टूल इज यूज टू फॉर्म द रेडियस ऑन ग्राइंडिंग व्हील फॉर रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट, है ना। तो रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए जो ग्राइंडिंग टूल पर रेडियस बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए पूछ रखा है, उसमें जो रेडियस बनाया जाता है उसमें ग्राइंडिंग टूल पर रेडियस जो बनाते हैं उसमें किस टूल का उपयोग करते हैं। सो उसके लिए जो होता है डायमंड स्टिक इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये 3 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैंड्रल। मैंड्रल क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है, सॉरी उसका यूज़ पूछ रहा है ना। मैंड्रल जो होता है उसका उपयोग क्या है। सो मैंड्रल जो होता है एक आपका होल्डिंग और सपोर्टिंग डिवाइस में आता है ना। होल्डिंग और एक सपोर्टिंग अलग होता है, होल्डिंग का अलग होता है। तो मैंड्रल जो होता है जैसे चक होता है उसी तरह से ये भी होता है। सो ये होल्डिंग करता है ना। सो ये आपका हो जाएगा फॉर होल्ड द होलो कटर, है ना। होलो कटर को होल्ड करने के लिए जो होता है मैंड्रल का उपयोग किया जाता है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो 11वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगुलर सेटिंग लिमिट ऑफ एन एंगुलर साइन वाइज यूज इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो टूल और कटर ग्राइंडर में उपयोग किए जाने वाले एंगुलर साइन वाइज की जो एंगुलर सेटिंग की लिमिट क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लिमिट जो इसका होता है ना वो आपका 55 डिग्री का होता है। जो टूल एंड कटर ग्राइंडर में उपयोग किया जाता है एंगुलर साइन वाइज जो होता है उसका आपका जो एंगुलर सेटिंग का जो लिमिट होता है वो आपका 55 डिग्री का होता है ना। सो A2 जो आपका सही उत्तर है। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। सो 12वां क्वेश्चन है विच अटैचमेंट इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग फेस मील अप टू 400 mm डाया, है ना। तो मतलब 400 mm व्यास तक के फेस मील ग्राइंडिंग करने के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। तो 400 mm का जो होता है ना उसमें आपका जो होता है ये फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो आपका अप टू मतलब 400 mm तक का डाया जो होता है उसको हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। सो इसके द्वारा कर सकते हैं, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट जो होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट इन टूल एंड कटर ग्राइंडर, है ना। टूल और कटर ग्राइंडर में रेडियस टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग किया है। सो रेडियस टर्निंग अटैचमेंट के बारे में पूछ रखा है बेसिकली, तो उसका उपयोग जो है वो क्या है उसके बारे में, है ना। सो उसका मेन जो उपयोग होता है आपका ड्रेस का मतलब ड्रेस और व्हील टू द रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 mm, मतलब ड्रेसिंग करने के लिए और व्हील को जो होता है रिक्वायर्ड रेडियस में 25 mm, तो व्हील को 25 mm तक की आवश्यक रेडियस तक तैयार करने के लिए जो होता है टूल और कटर ग्राइंडर में रेडियस टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्विवलिंग एंगल ऑफ व्हील हेड ऑन अ टूल कटर ग्राइंडर मशीन। सो टूल कटर ग्राइंडर मशीन पर व्हील हेड का अधिकतम स्विवलिंग एंगल क्या है। स्विवलिंग एंगल जो होता है आपका 360 डिग्री होता है। ये जनरली आपका लेथ में मिलेगा, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन में मिलेगा, और आपके जितने तरह के लेथ होते हैं सब पे यही मिलते हैं ना। सो ये टूल एंड कटर ग्राइंडर में भी आपका 360 डिग्री होता है स्विवलिंग एंगल मैक्सिमम जो होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर है। तो 15 नंबर है ऑन विच पार्ट ऑफ द टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन व्हील हेड इज माउंटेड। तो हेड का पूछ रहा है टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के किस भाग पर व्हील हेड लगा रहता है। सो व्हील का जो हेड होता है वो कहाँ पे लगा रहता है उसके बारे में पूछा है। सो वो जो होता है आपका कॉलम पे जो होता है कॉलम पे लगा रहता है ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ सेंटर गेज ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। तो सेंटर गेज का यूज़ क्या है टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन में। सो वो क्या करता है फॉर सेंटरिंग द व्हील स्पिंडल एंड कटर एज। व्हील स्पिंडल और कटर एज को केंद्रित करने के लिए जो होता है सेंटर गेज का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच पार्ट इज़ यूज टू सपोर्ट ईच इंडिविजुअल टूथ ऑफ कटर इन करेक्ट पोजिशन ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। सो टूल और कटर ग्राइंडर पर कटर के प्रत्येक दांत को सही स्थिति में रखने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। सो उसके लिए जो होता है आपका टूथ रेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है करेक्ट पोजीशन पे रखने के लिए। टूल और कटर ग्राइंडर का जो होता है टूथ और कटर उसको रखने के लिए आपका टूथ रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो A4 जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर व्हाट हैपन इफ टूल लिटिल क्लियरेंस इज़ प्रोवाइडेड ऑन मिलिंग कटर। मतलब थोड़ी सी क्लियरेंस की बात कर रहा है। यदि मिलिंग कटर पर टूल को थोड़ा क्लियरेंस प्रदान किया जाता है तो क्या होगा। सो उस केस में क्या होगा मतलब जो सरफेस फिनिश है ना वो सही नहीं आएगा। सो आपका A4 जो है आपका बेड सरफेस फिनिश, ये आपका सही उत्तर है। ख़राब सरफेस फिनिश हो गया है ना यदि उसमें क्लियरेंस छोड़ते हैं तो। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द रिकमेंडेड रेंज ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल ऑन मीटिंग कटर।
मिलिंग कटर है ना। सो मिलिंग कटर पर सेकेंडरी क्लियरेंस कोन की अनुशंसित रेंज क्या है? रेंज पूछ रखा है, जो आपका क्लियरेंस एंगल होता है उसका रेंज क्या होता है। सो वो उसका जो रेंज होता है आपका 15 से 25 डिग्री होता है ना। सो ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच अटैचमेंट इज डिजाइन फॉर होल्डिंग वर्क टू एनी डिज़ायर्ड कंपाउंड एंगल, है ना। जॉब को किसी भी वांछित कंपाउंड एंगल पर रखने के लिए कौन सा अटैचमेंट जो होता है वो डिज़ाइन किया रहता है। सो वो आपका यूनिवर्सल बाइस होता है, जो आपका किसी भी एंगल पे आप उसको सेट किया जा सकता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रखा है, विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर अनेबल द वर्क अप टू लेंथ ऑफ 750 mm, है ना। 750 mm की लंबाई तक जॉब को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अटैचमेंट का डिज़ाइन किया गया है। सो ग्राइंडिंग अटैचमेंट के बारे में पूछा है, जो आपका 750 mm तक पे इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए स्पेशल डिज़ाइन होता है। सो उसमें आपका RH और RLH जो होता है एक्सटेंशन टेल स्टॉक, उसका इस्तेमाल किया जाता है। RH राइट हैंड हो गया, RLH जो हो गया लेफ्ट हैंड हो गया, हाँ। उसका एक्सटेंशन टेल स्टॉक जो होता है उसके लिए इस्तेमाल अलग से डिज़ाइन किया गया है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 22 नंबर से, विच अटैचमेंट इज डिज़ाइन फॉर ग्राइंडिंग द लैंड ऑफ अ टैप, है ना। टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है? जो टैप होता है ना उसका लैंड बेसिकली होता है, जैसे देखो फ्लूट्स होते हैं ना, फ्लूट्स के बीच में लैंड होता है ना। सो उसको ग्राइंड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो उसके लिए जो होता है ना अलग से डिज़ाइन किया रहता है, तो उसके लिए आपका टैप रिलीविंग एंड शार्पिंग अटैचमेंट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए, है ना। सो A3 जो है आपका सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच अटैचमेंट इज़ यूज फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ एंगुलर पार्ट, है ना। कोणीय भागों के सटीक ग्राइंडिंग के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? जो आपके कोणीय होते हैं भाग होते हैं उनको ग्राइंडिंग करने के लिए जो होता है एंगुलर साइन वाइज जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन। इस मशीन का नाम पूछा है, ये कौन सा मशीन है ना। सो ये जो है आपका टूल एंड कटर ग्राइंडर है ना, यही आपका टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो ये A2 जो है आपका सही उत्तर है, टूल एंड कटर ग्राइंडर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूथ रेस्ट ब्लेड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। सो ये आप फिगर देखोगे तो इसमें आपका रेडियस टाइप का दिख रहा है ना, रेडियस टाइप का दिख रहा है। सो ये आपका रेडियस एंड टाइप है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर है, रेडियस एंड टाइप। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन में एक्स का पूछ रखा है, एक्स का क्या नाम। सो इसमें देखोगे ये आपका कटर है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछा है, एक्स क्या है ना। सो एक्स जो है आपका ये क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर है। ये जो है आपका इसमें आपका क्लियरेंस दिखा रहा है, जैसे ये जहाँ काटेगा ये जॉब पे ये टच करेगा और इसके बीच में गैप रहेगा, तो इधर से जो है ये गैप रहेगा जिससे वो घिसेगा नहीं, तो ये आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा ना। A4 जो है A3 जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, विच लेटर यूज फॉर रिप्रेजेंट फॉर डेटम फॉर इंडिकेटिंग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, है ना। सो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को इंडिकेट करने के लिए, डेटम को दर्शाने के लिए किस लेटर का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो होता है आपका A लेटर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस होते हैं उसको इंडिकेट कराने के लिए, दर्शाने के लिए, है ना। A4 जो आपका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ GD एंड T। सो GD एंड T की परिभाषा पूछा है। सो बेसिकली आपका इसका फुल फॉर्म मान लो, है ना। सो इसका होता है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एंड टॉलरेंस होता है ना। सो ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एंड टॉलरेंस। GD एंड T की मतलब जो होता है यही होता है ना। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे पूछ रखा है, व्हाट इज़ द सिंबल यूज टू चेक द फ्लैटनेस, है ना। फ्लैटनेस की जांच करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? सो फ्लैटनेस के लिए आपका A4 जो दे रखा है ये आपका फ्लैटनेस के लिए होता है, ये आपका स्ट्रेटनेस होता है, ये आपका सर्कुलरिटी होता है, और ये जो होता है इस तरह का शेप नहीं है, ये इस तरह का होता है जिसमें ये नहीं लगा होता है, ये खाली ऐसे होता है ना। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर, है ना। डेप्थ माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी पूछ रखा है। सो माइक्रोमीटर जो होते हैं उनके 0.01 mm होता है ना। ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
0.01 mm। अगला है आपका 31 नंबर, व्हाट इज़ द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर। स्पिंडल स्क्रू पूछ रहा है, सॉरी स्पिंडल स्क्रू की जो है पिच है वो कितनी होती है डेप्थ माइक्रोमीटर में, तो आपका 0.5 mm होता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डज नॉट रिक्वायर्ड जीरो एरर करेक्शन, है ना। किस प्रकार के माइक्रोमीटर को जीरो एरर करेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जीरो एरर जो होता है उसमें किस में कौन से टाइप का जो होता है उस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आपका वो होता है डिजिटल माइक्रोमीटर, उसमें आप बस दबाओ, जीरो एरर करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये डिजिटल होता है। तो जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये काउंटिंग। अगला चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे लिख रखा है एक्स पार्ट का नाम पूछा है। ये आपका देखोगे डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा रखा है इस पर, है ना। सॉरी डायल टेस्ट कह रहा हूँ, ये इंटरनल माइक्रोमीटर है। ये जो है ये माइक्रोमीटर का है और इसमें आपका डायल लगा रखा है। सो इससे आपको पता ही ये एक्स का पूछ रखा है, एक्स क्या है ना। सो ये आपका स्पिंडल हो जाएगा, है स्पिंडल नहीं है। ये आपका स्टेम हो जाएगा, है ना। ये आपका डायल है, इसमें ये स्टेम हो जाएगा और ये यहाँ पे नीचे लगा रखा है आपका माइक्रोमीटर का लगा रखा है, जो इंटरनल माइक्रोमीटर होता है उसका, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, तो उसमें क्या करते हैं, होल और जो रेसेस होते हैं ना उसको मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। सो ये आपका दे रखा है A3 में, टू मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट एंड रेसेस, है ना। होल स्लॉट और रेसेस के आकार जो है उसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है टेलीस्कोपिक गेज का। अगला क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर पे। व्हाट इज़ द यूज ऑफ थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है। जो थ्रेड रिंग गेज होता है ना, जो एक्सटर्नल आपके थ्रेड होते हैं उसको चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका A2 जो देखा है, चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी थ्रेड की जांच करने के लिए, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेज, है ना। इस गेज का नाम पूछा है, ये कौन सा गेज है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज है ना। ये आपका A4 में जो है आपका सही उत्तर है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गियर, इसका पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का गियर है ना। सो ये जो है आपका, ये आपका हेरिंग बोन गियर है ना। हेलिकल में क्या होता है ना, सिंगल होता है। ये हेरिंग बोन में क्या होता है ना, इस साइड से भी गया है, इस साइड से भी गया। हेलिकल में खाली एक साइड से जाएगा। स्पर गियर में सीधा सीधा होता है, उस पर दांत जो कटा होता है। मीटर गियर जो होता है वही उसको बोलते हैं आपका बेबल गियर बोलते हैं ना। सो ये आपका हेरिंग बोन गियर है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन स्पर गियर। स्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या होती है। जो आपका स्पर गियर होता है उसमें जो आपका मॉड्यूल की इकाई होती है, मतलब यूनिट्स होता है, जो मेजरमेंट का यूनिट होता है वो मिलीमीटर में होता है ना। सो ये 3 जो आपका सही उत्तर है। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट मोशन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की जो दिशा है वो क्या है। तो वो जो दिशा होता है अपोजिट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपका फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो अपोजिट होगा तभी आप जाके आगे स्लाइड करोगे, अदरवाइज यदि फ्रिक्शन नहीं होगा ना आप स्लिप करके वापस आ जाओगे। तो वही कह रहा है, मतलब किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध, मतलब दूसरे साइड से, तो अपोजिट हो जाएगा, वस्तु के सामने हो जाएगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। A2 जो आपका सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड रोड। ये व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड। यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच निम्न में से कौन सा कार्य करता है। वही आपका फ्रिक्शन का कार्य करेगा, है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। तो यदि आप चलने में सक्षम है, यदि वाहन चलने में सक्षम है तो पहिया और सड़कों के बीच में जो मतलब जो काम करता है ना वो क्या है, तो वो आपका फ्रिक्शन है, उसी के कारण वो आगे चल पाता है ना। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो विच सिंबल इज़ यूज टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो होता है म्यू का उपयोग किया जाता है ना। A2 जो आपका सही उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी सेंटर्ड, है ना। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित रहते हैं, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। A2 जो आपका सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है जहाँ पे सारे भार जो होते हैं वो केंद्र पे होते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कल लाइज। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है। तो वृत्त का पूछ रहा है, वृत्त में जो होता है आपका, वो आपका सेंटर पे होता है ना। सो इट्स सेंटर, इसके केंद्र में होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज़ 1/3 ऑफ इट्स हाइट, है ना। सो ये जो होता है आपका ट्रायंगल में होता है ना, जिसमें आपका 1/3 होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 जो होता है हाइट का, जैसे आपका ये ले लो, तो इसका जो है ये आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका आपका 1/3 होता है ना। सो त्रिभुज किस में है, ये आपका है ट्रायंगल, है ना। A3 जो आपका सही उत्तर है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लोकनट और चेकनट इज चैम्फर्ड ऑन। लोकनट और चेकनट को क्या होता है, चैम्फर्ड किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है। सो उसमें आप यदि देखोगे ना, तो उसमें आपको दोनों साइड में चैम्फर्ड मिलेगा। जो आपका लॉक नट हो गया या चेक नट हो गया, तो दोनों साइड उसमें चैम्फर्ड किया रहता है। सो A3 जो है आपका सही उत्तर है। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सो रीबेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। तो रीबेट आमतौर पर दर्शाए जाते हैं, कैसे दर्शाए जाते हैं। तो वो आपका जो उसमें लेंथ ऑफ रीबेट हो गया, डायमीटर ऑफ हेड, नॉमिनल डायमीटर, सो उसका नॉमिनल डायमीटर जो होता है उस पर दिखाया जाता है ना। सो A3 जो आपका सही उत्तर है। टाइप ऑफ हेड रहता है ना यहाँ पे, टाइप ऑफ हेड, तब जाके वो भी होता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, वो डायमीटर पूछ रखा है। सो A3 जो आपका सही उत्तर है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ रिवेट। निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य पार्ट नहीं है। हेड होता है, शैंक होता है, टेल होता है, पॉइंट नहीं होता है। सो A3 जो आपका सही उत्तर है। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो थ्रेड एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो 60 डिग्री होता है। A2 जो आपका सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द रिवेट हेड फॉर जनरल पर्पज शोन इन फिगर। तो ये आपका देखो, ये किस टाइप का है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें काउंटर संक है, इस तरह का है ये, है ना। सो ये आपका काउंटर संक होता है। ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द हेड ऑफ अ बॉयलर एप्लीकेशन शोन इन फिगर बिलो। नीचे दिए गए चित्र के बॉयलर एप्लीकेशन का हेड क्या है। इसका हेड का टाइप पूछ रखा है, ये कौन से टाइप का हेड है। सो ये जो होता है आपका स्टील टाइप का होता है ना, स्टीपल। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर है ना। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आ गया, है ना। बीच में आपके ड्राइंग्स के भी क्वेश्चन थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन थे, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी था। अब आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जो 50 से आपका 75 है, यहाँ से चलेगा, है ना। सो ये आपका है 51 नंबर, 51 से लेकर 75 तक। विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल स्किल टू गेट अ जॉब, है ना। मतलब नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल जो होती है वो क्या होती है। सो वो जो होता है आपका इंटरव्यू स्किल होता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन या फिर परीक्षा होता है ना, तो वो आपका परीक्षा होता है। क्योंकि इंटरव्यू की इंटरेक्शन जब होगा ना, जब से सबसे पहले यही चीज़ को ध्यान दिया जाता है। सो आपका A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, फॉर अप्लाइंग ए जॉब योर फर्स्ट ऑफ प्रिपरेशन इज। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होनी चाहिए। वो खाली स्थान है, उसके बाद पूछ रखा है। सो हमें क्या होता है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी जो पहली तैयारी होगी, वो आपका पहले रिज्यूमे तैयार करना होता है ना। सो बायोडाटा तैयार करना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कैंपस रिक्वायरमेंट इज़ कंडक्टेड एट। कैंपस भर्ती खाली स्थान है, आयोजित की जाती है। तो कैंपस भर्ती जो होती है वो आपके कॉलेज पे करी जाती है। सो आपका ITI जो है, ITI कॉलेज होता है, सो यहाँ पे करा जाता है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 54 नंबर पे आते हैं, इन योर रिज्यूमे विच इन्फॉर्मेशन हैज़ लेस इम्पोर्टेंस। आपका बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। सबसे कम महत्व रखने वाली जो जानकारी होती है वो आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, मतलब आपको कितना सैलरी चाहिए, वही सबसे कम महत्व रखती है। बाकी सारे आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल ट्रेनिंग कंप्लीटेड होना चाहिए। सो ये A4 जो है आपका सही उत्तर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका द एबिलिटी टू कनेक्ट वेल विद पीपल। तो लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की जो क्षमता होती है, खाली स्थान, वो क्या है। सो वो जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, वो आपका जो आपके पास स्किल है ना बोलने का, उससे होता है। तो यही आपका इंटरपर्सनल स्किल जो होता है,
उससे आप कनेक्ट होते हैं और लोगों के साथ में से। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे द एबिलिटी टू वेट द स्टे एंड क्लाम है ना, काम मतलब प्रतीक्षा करने और शांत रहने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका पेशेंस होता है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन। सो पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी का अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है। सो ये समय पे होना हो जाएगा। पंक्चुअल का मतलब होता है आप टाइम पे हो, है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका व्हेन यू बोरो अ पेन फ्रॉम योर क्लासमेट यू शुड से, मतलब जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। जब भी आप कभी उधार लेते हो तो उस केस में मतलब उधार मतलब मांग रहे हो कि मुझे चाहिए, तो उस टाइम पे आपका जैसे यहाँ पे जैसे देख रखा है तो गिव मी योर पेन, ये नहीं हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, क्योंकि मित्र है यदि थोड़ा रिस्पेक्टेड हो जाएगा तो वहाँ पे आपका कैन की जगह मे यूज हो जाएगा, है ना। ये सारे मॉडल्स होते हैं, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सारे मॉडल्स होते हैं। सो कृपया आप मुझे कृपया आप मुझे एक पेन दे सकते हैं क्या, मतलब रिक्वेस्ट करोगे। सो सेम एज का या क्लासमेट का बात कर रहा है ना सहपाठी का, इसलिए कैन का यूज़ कर रहा है। आप यदि आप किसी सीनियर से बात करोगे तो वहाँ आप मे यूज़ करोगे। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। सो 59 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीफिसेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नीफिसेंट मतलब मैग्नीफिसेंट हो गया, शार्प हो गया, लेंथी हो गया और ब्राइट हो गया, ये किसके उदाहरण है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कोई चीज़ का मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, इस पर विशेषता एक तरह से बता रहे हैं ना, तो डिस्क्राइब जो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आपका A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उस चीज़ को हम परिभाषित कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही अलौकिक बोलते हैं उसको, है ना। शार्प मतलब किसी चीज़ को एक बोलते हैं कि हाँ ये बंदा इस तरह से है, या फिर कोई जॉब को लेकर करते हैं तो ये है। लेंथी हो जाएगा मतलब ये लंबा है, स्पेसिफिक उसके बारे में बता रहा है। ब्राइट का मतलब होता है थोड़ा सा लाइट है, चमक होती है, तो आपका ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, तो उस चीज़ को परिभाषित कर रहा है ना। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका टेबल है, वायर है, सॉकेट है, केबल है, हैमर है, नेल है और तो टेबल हो गया, तार हो गया, सॉकेट हो गया, केबल, हथौड़ा, कील, ये किस चीज़ के हैं। तो ये आपका जो है ये सारे नाउन्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना। नेमिंग वर्ड हो जाएगा। सो ये आपका नाउन में क्या होता है, नेम ऑफ एनी टूल्स हो गया, या फिर प्लेसेस हो गया, या एनिमल्स हो गया, कुछ भी हो गया, नाम है तो बस वो नाउन होता है। सो नेमिंग वर्ड हो जाएगा ये, है ना। A3 जो आपका सही उत्तर है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका है कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। सो ये आपका फिर आ गया ग्रामर का, है ना। सो ग्रामर में जो होता है कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये आपका पंक्चुएशन मार्क होता है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी विषय पर चर्चा स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें, है ना। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। यदि आप अपने बॉस को संबोधित करते हैं तो आपको खाली स्थान है फिर क्या होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपको उस टाइम पे जब भी आप अपने बॉस को संबोधित कर रहे होते हैं तब आपको फॉर्मल रहने का, है ना। सो A3 जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, मतलब अनुरोध है कि आप जो कार्य दिया गया है वो सोमवार तक पूरा करें। वह जो है किस चीज़ का उदाहरण है, यह एक उदाहरण है, किस तरह का उदाहरण है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो आपका हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका जेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, ये आपका जो उदाहरण है वो किस चीज़ का उदाहरण है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो आपके होते हैं नॉन वर्बल होते हैं, और वर्बल जो होता है जो बात करके करते हैं ना वो वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब आप देख के इशारा करके वो कर रहे हो तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ना। सो A2 जो आपका सही उत्तर है। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है,
ये मतलब कैसा हो जाएगा? तो ये जैसे क्या क्या करते हैं ना, हम इंच्यूम जैसे ऐसे हम बात करते हैं, कैसे हैं नहीं कर रहे हैं। सो ये हम इनफॉर्मल होता है ना, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल आप जैसे आप किसी बॉस के सामने जा रहे हो एकदम बिल्कुल रिक्वेस्ट करके या सीधे साधे बन के जा रहे हो, तो वो फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल में आप दोस्त से मिल गए हैं या किसी आदमी से मिल गए हैं तो ऐसे ही कहते हो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। सो ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना। खाली स्थान को भरना है। द रोड इन माई टाउन आर इन स्पेस है, फिर उसके बाद कंडीशन है। सो इसमें पूछ रहा है कि रोड इन माई टाउन आर, मतलब जो मेरे रोड मतलब मेरे टाउन में जो रोड है उसकी हालत के बारे में बात कर रहा है, तो उसकी हालत कैसी है। सो आपका अच्छा होगा, है ना। गुड तो होगा नहीं, ये एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, तो आपका गुड ही हो जाएगा ना। ब्यूटीफुल तो क्या ही होना है, ब्यूटीफुल तो बाद में आएगा जब अच्छा रहेगा तो। सो आपका A1 जो है आपका सही उत्तर है। समटाइम क्या होता है ना, इन चारों में भी देखना होता है जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सब चीज़ें होती है लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा परफेक्ट कौन सा आएगा, तो आपका गुड आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका दे रखा है, इसमें भी कंप्लीट सेंटेंस कह रहा है, देयर इज़ अ गार्डन विथ लवली फ्लावर, स्पेस है, उसके बाद पूछ रहा है तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन हो जाएगा, है ना। किसी चीज़ को अच्छा बता रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का है, फिर उसके बाद वो उसमें लवली फ्लावर, अच्छे अच्छे फ्लावर हैं, प्यारे प्यारे फ्लावर हैं, है ना। तो ये वो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको खाली स्थान को भरना है। सो इसमें आपका है देयर इज़ ए, फिर उसके बाद खाली स्थान है, प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, मतलब वो कह रहा है कि वहाँ पे कहीं पे प्लेग्राउंड है, मतलब एक इसमें से आपका बिग वाला हो जाएगा, है ना। बिग प्लेग्राउंड है उसके घर के सामने है, नियर आवर आवर हाउस, मतलब हमारे घर के पास जो है एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी खाली स्थान है, उसको भरना है। देयर आर, फिर उसके बाद खाली स्थान है, अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, मतलब पड़ोसी जिसको बोलते हैं ना। सो देयर आर, इसमें से खाली स्थान दे रखा है, इसमें से आपका जो हो जाएगा स्पेसियस हो जाएगा। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, है ना। सो उसका कुछ एक अनोखा जो है कह लो अपार्टमेंट है, और जो मेरा नेबर है मतलब पड़ोसी जो है उसका घर बहुत ही बढ़िया है अपार्टमेंट का, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी आपका खाली वर्ड को भरना है ना, दो जगह इसमें खाली वर्ड है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना, जब तक आप सेंटेंस पूरा नहीं कर पाओगे ना, आपका जो मीनिंगफुल अब नहीं आएगा तो उसका क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, मनोज को जो है प्रिंसिपल ने बुलाया। द प्रिंसिपल आस्क, है ना, जो उसको फिर प्रिंसिपल जो है उनको पूछा, क्या पूछा, हिम हो जाएगा, है ना। आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट। सो आपका जो A1 जो है वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हर जो होता है ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका हिम और हर लगा रखा है, हिम के साथ कभी भी हर नहीं होता है। हिम जो होता है उसी का ऑब्जेक्ट होता है हीज, है ना, हीज, हिम। सो प्रिंसिपल क्या करता है, मनोज से बुलाता है, फिर उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे पास टिकट है क्या, CTS एग्जामिनेशन का हॉल टिकट है क्या। सो A1 जो है आपका सही उत्तर है ना। इसमें भी आपका खाली स्थान भरना है। सो टेल अस अबाउट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैव, मतलब आपके बारे में, मतलब जो ख़राब सिचुएशन है उसके बारे में पूछ रहा है। यू हैव एंड खाली स्थान है, एंड हाउ यू टैकल, मतलब कैसे मैनेज करा, तो यू हैव फेस एंड टैकल, वही हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, फेस हो जाएगा, है ना। सो 72 का जो है आपका उसको फेस कैसे करते हो, फिर बाद में आपका मैनेज करते हो। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे आप फेस किया, फिर उसके बाद उसको मैनेज कैसे किया, फेस तो कर लिया, आप उसको मैनेज भी तो करना है ना। सो आपका A4 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैनेज मतलब उसको सही ढंग से रूपांतरित करना है, जिससे आपका वो जो आपका काम है वो ख़त्म हो जाए। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपका खाली स्थान दे रखा है। सो देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया, इस एरिया में एक जो है फैक्ट्री है। द एयर इज़, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। वो क्या है, वो पॉल्यूटेड मीन्स प्रदूषित हो जाएगा, है ना। सो ये आपका A1 जो है आपका एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा। यदि आप किसी एरिया में फैक्ट्री रहेगा तो वहाँ से धुआं आता है, सो उससे क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है ना, प्रदूषण फैलता है। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट है, इसमें भी खाली स्थान को भरना है। सो देयर इज़ वाटर स्कारसिटी इन द लोकेलिटी, है ना, द एरिया इज,
स्कारसिटी, इसका थोड़ा सा नहीं आ रहा है ना। द वाटर स्कारसिटी इन द लोकेलिटी, मतलब वो उसके बारे पूछ रहा है, पानी के बारे है ना। सो द एरिया मतलब कमी है, स्कारसिटी का मतलब कमी हो जाएगा, तो द एरिया इज ड्राई हो गया, पानी की कमी उसके कारण सूखा हो गया है ना। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपका खाली स्थान दे रखा है। द ट्रांसपोर्टेशन इन सम रूरल एरिया इज डिफ़िकल्ट एज द रोड आर, मतलब क्या होता है जब आप रूरल गांव के एरिया में जाते हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं होती है, जाने आने में जो होती है बहुत ही परेशानी होती है। उसका मेन कारण क्या है, उसके बाद तो रोड क्या होता है ना, वो आपका डैमेज मिलेगा, अनइवन, वही डैमेज अनइवन हो जाएगा। सो अनइवन रहता है जिसके कारण एक्सेस करने में या उसमें चलने में जो होती है परेशानी होती है ना। सो आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी के टाइम पे धीरे धीरे सुधार आ रहा है, बाकी ये चीज़ें जो है बाई डिफ़ॉल्ट जैसे पहले उसके हिसाब से ही बनी गई है ना, तो उसके हिसाब से ये सब चलती है। सो इसमें देखो लास्ट में आपके सारे आंसर दिए हुए हैं ना, ये सारे आंसर की दिए हुए हैं, तो इससे आप देख सकते हैं। ये मैं अपना अपलोड कर दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके है ना, टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, तो ये आपका इस पर लिंक मिल जाएगा, प्रोफाइल में जाओगे तो यूट्यूब के। सो वहाँ से आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो, फिर ये डाउनलोड करने के लिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो है ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें है ना, जिससे आपका ग्रुप स्टडी करने में या फिर ऐसे करने में आसानी होगी। फिर आप जगह जगह पे जाके एग्ज़ाम 1-2 एग्ज़ाम 2 क्लियर करो, जल्दी से आपकी नौकरी हो जाए। बस यही कामना करते हैं। धन्यवाद।